एवरीवन वेलकम टू IAS पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 और पार्ट नंबर 3 के बारे में। छोटा सा वीडियो है, आपको एंड तक देखना है, काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। आपको पता है कि जल संग्रहण आखिर क्या होता है, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो होता है कि भूमि एवं जल के जो प्राथमिक स्रोत है उनका विकास करना। जैसे कि वर्षा का जल संचय करना है, तो वर्षा जल को संचय करने के लिए क्या संचय से वर्षा का जो जल है वो भूमि के अंदर भौम जल के रूप में एक तरीके से संरक्षित क्यों किया जाता है। साथ ही आपका जो जो आपका है जल संग्रह की जो भी विदेशी या फिर देशी जो विधियाँ होती हैं, जो देशी विधियाँ हैं हमारी लैंग्वेज में, जैसे कुआं है और आपका कुआं हो गया, तालाब हो गया, ऐसी बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं जो यहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, जिससे कि अगर आपको ये आपके माइंड में फिट रहते हैं तो आपको पूरा जल संग्रहण के बारे में अच्छे से याद रहेगा। लेकिन फिर भी आप एक बार इसकी रीडिंग लगा लेना, ठीक है, जिससे कि आपको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाइए। देखिए, आगे चलते हैं और जान लेते हैं बांध के बारे में। आगे जो बांध है वो क्या होता है, बांध का नाम आपने काफ़ी अच्छे से सुना होगा, इसके बारे में हम लोग डीपली जानने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, बांध क्या होता है कि जल संग्रह की काफ़ी मात्रा में किया जाता है, और जिसके उपयोग से सिंचाई में ही नहीं बल्कि जो विद्युत है, विद्युत उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नदियाँ परियोजनाएं भी चलाई जाती हैं। नदियों पे बांध, जैसे अगर आपकी बांध की बात करें, जैसे कि टहरी बांध है, ये नदी भागीरथी, गंगा, ठीक है। जैसे कि आपका सरदास, वो एक आपका सरोवर बांध है, ये नर्मदा नदी नहीं है। और साथ ही आप देखेंगे कि आपका लांगन बांध है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। बांधों को लेके विरोध और आंदोलन भी हुआ था, आपको याद होगा, आपने इसमें बुक में रीड किया होगा तो आपको इसके बारे में पता चला होगा। आपको पता है कि इसमें इसको लेके आंदोलन भी हुआ था। इसमें क्या हुआ था आंदोलन में कि गंगा नदी पे बना जो टहरी बांध है, बांध को लेके कई वर्षों तक जो भी आंदोलन, कई वर्षों तक इसमें आंदोलन हुआ। जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। जो नर्मदा नदी है उस पर बने जो सरदार सरोवर को लेके भी एक विरोध हुआ था। आप ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के विषय में भी आपको आवश्यक ही पढ़ना होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा आंदोलन है, आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही देखिए, बांधों का जो लाभ होता है वो क्या क्या लाभ हमें होते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए आपसे, सिंचाई के लिए प्राप्त जल को एक तरीके से सुनिश्चित करना, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। एक होता है जैसे कि विद्युत उत्पन्न करना, ठीक है, विद्युत उत्पादन हो गया। साथ ही क्षेत्रों में जल का लगातार वितरण करना, और आपका जो भी क्षेत्रों के रूप में इसका विकास करना, मत्स्य पालन, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि बांधों से सिर्फ हमें प्रॉफिट ही होता है, हानियाँ नहीं होती हैं, तो हानियाँ भी होती हैं बांधों से। क्या हानियाँ होती हैं कि कृषि योग्य जो भूमि है उसका ह्रास और स्थानीय जो लोगों का विस्थापन हो जाता है, परिस्थिति तंत्र में असंतुलन का होना, जैव विविधता को हानि होना, बाढ़ का खतरा, जीवों में जो प्राकृतिक जो भी आवास है वो नष्ट हो जाना। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है, ठीक है। तो बांध के बारे में यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं रही होगी, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, यहाँ पे कोयला पेट्रोलियम के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। इसमें क्या बताया गया है आपको कि जो भी जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम का क्या महत्व होता है। देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है अर्थात जो कोयला है, कोयला पेट्रोलियम को क्या करता है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले कोयले की कितनी नीड हो गई थी हमें, मतलब बहुत ज़्यादा आवश्यकता में पड़ने लगी थी, कोयले की कमी होने लगी थी। तो पता है आपको, यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझनी होगी कि आखिर कोयले का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। जो देश है, देश में कोयले की क्या आवश्यकताएं हैं और इसकी कमी क्यों हुई थी, तो ये सारी नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए, औद्योगिक जो क्रांति है उसके समय में हम एक तरीके से उत्तरोत्तर अधिक ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, और इस ऊर्जा का जो उपयोग है, जो भी प्रयोग है, हम दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता या फिर पूर्ति, या फिर आप देख सकते हैं कि ये जीवन उपयोगी जो भी पदार्थ है उसका उत्पादन हेतु हम इसका उपयोग करते हैं। ऊर्जा संबंधी ये आवश्यकताएं हमें कोयला तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होती हैं, और आज भी हम अपनी जो ऊर्जा खपत है, ऊर्जा खपत का 70% हिस्सा कोयला और पेट्रोलियम पे ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको समझना होगा।
हमारे पेट्रोलियम संसाधन लगभग अगले 40 वर्षों में या कोयला आपका अगले 2 वर्षों तक उपलब्ध रह सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको समझ लेना है। साथ ही तब आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे जिसमें कार्बन अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर, सल्फर मीन्स होता है गंधक, गंधक भी होता है जिन्हें जलाया जाता है, मतलब जिनका दहन किया जाता है। ठीक है, दहन के बारे में मैंने आपको बताया था, होप आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा दहन के बारे में। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। लाभ हानियाँ भी आपको यहाँ पे बताई गई हैं कि बस में यात्रा, अपना वाहन प्रयोग में लाना अथवा पैदल साइकिल से चलना। पता है हम लोग क्या करते हैं कि देखा नहीं कि हमारे पास कार है, स्कूटी है, तो अगर हमें जाना हो ना थोड़ी दूर पे भी, मार्केट जाना हो, 1 किलोमीटर भी जाना हो, तो हम क्या करेंगे कि स्कूटी से बैठेंगे या फिर कार से बैठेंगे, चलो मार्केट चल रहा है। लेकिन हम ये कोशिश नहीं करते कि हम खुद जाते हैं, पैदल चलते हैं, जिससे कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो भी अच्छी बनी रहेगी और काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तरीके से होता है ना कि वॉकिंग करना बताया जाता है कि वाल करी जाए, 1 घंटे की वाल करते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होते हैं, तो इसी तरीके से। लेकिन आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास, मैं मानती हूँ कि आपके पास स्कूटी है, गाड़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी बॉडी को से भी काम कराएं। ठीक है, वरना आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। पता है शरीर में बहुत सारी बीमारियां कब बनती हैं, तब तक हम आराम करते रहते हैं, रेस्ट पे पड़े रहते हैं। ठीक है, बेड पे रेस्ट करते रहते हैं, या फिर हम चीज़ गाड़ी से ही करेंगे, स्कूटी से ही करेंगे, साइकिल से ही करेंगे, ऐसा नहीं है करो। लेकिन तब इमरजेंसी हो तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन तब आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप उसको अपने वाल करते हुए जाइए, टहलते हुए जाइए और सामान को लेके आइए। बहुत अच्छा, आपके बॉडी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे अच्छा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप सुबह योगासन नहीं करते हैं, वैसे तो देखिए योगासन सबको करना चाहिए मॉर्निंग में, लेकिन आप अगर किसी वजह से नहीं कर पाते, आपको टाइम नहीं मिलता है, टाइम का इशू है, तो आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो आप उस चीज़ को वहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और जितना आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जहाँ तक हम इस बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो आपकी जो बुक है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। कोयला और पेट्रोलियम में ये आपका लास्ट टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। बाकी का आपका ये अभ्यास आ जाती है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप अगर ये अभ्यास यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप खुद का एनालिसिस करेंगे कि आपने पढ़ा क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको टाइम नहीं है तो आप सॉल्व करिए। देखिए थोड़ा सा टाइम इसको दीजिए। ये जो आपकी लास्ट में अभ्यास दी जाती है काफ़ी अच्छी है। आप इसको तब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बुक में से जाना क्या है। ठीक है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं क्योंकि यूपीएससी अलग ही तरीके के क्वेश्चन पूछती है, वो व्यवहारिक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से नहीं पूछेगी, लेकिन हाँ आपको फिर भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए पूरी। ठीक है, और देखिए आप पढ़े जा रहे हैं, उसका आप पढ़ने से कोई इतना फ़ायदा नहीं है जितना आप देखिए जो पढ़ रहे हैं आप उसको रिवाइज भी करिए। रिवीजन भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के साथ साथ आप उसका रिवीजन भी करिए। रिवीजन के साथ साथ अपना मॉक टेस्ट भी दीजिए। अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप दीजिए। डेली शाम को होता है। ठीक है, किसी भी आप कहीं पर भी दे सकते हैं इसका मॉक टेस्ट, और फिर खुद को एनालिसिस करिए कि आखिर आपने पढ़ा क्या है। ठीक है, देखिए करंट पढ़ने से और उसको मॉक टेस्ट में यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चन पूछती है उसको टिक करने में, ठीक है, बहुत अंतर होता है। तो इसीलिए अगर आप अपना पढ़ाई में पूरा ईमानदारी से टाइम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप टाइम को दीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन भी करिए। रिवीजन के साथ साथ अपने मॉक टेस्ट भी लगाइए अभी से, फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो आपकी हैबिट है ये आपके अंदर डेवलप होने लगेगी, तो इसीलिए आपको मॉक टेस्ट भी ज़रूर लगाना है। सो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों के लिए मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी। और देखिए लास्ट में ये बोलूँगी कि ओमिक्रॉन जो वायरस है वो काफ़ी कंट्रीज़ में भी दिखा चुका है। जो हमारी एक्टर हैं करीना कपूर मैम, तो करीना कपूर मैम को भी इसमें पाया गया है। तो आपको करना क्या है कि आपको मास्क लगाना है। आप जहाँ भी जाते हैं मास्क का पालन कीजिए, मतलब जो भी आप जैसे कि कोविड में जैसे आप पालन कर रहे थे आप वैसे ही इसका पालन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क वगैरह डेली लगाइए, दूरी बना के रखिए। आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से रहिए और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए और स्टडी पे पूरा फोकस रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।